हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है कि इन फिगर 3.27 यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हो द सर्कल विद सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट पॉइंट R। यानी कि यहाँ पे दो सर्कल्स है हमारे पास, एक तो ये छोटा वाला सर्कल, दूसरा ये बड़ा वाला सर्कल, और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट R पे। ठीक है, फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक लाइन जो है वो पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है दोस्तों? ये पॉइंट R के थ्रू पास हो रहा है। और ये कौन से दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है? तो देखो यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है। तो इन दोनों को ये वाली जो लाइन है ना बच्चे, ये ज्वाइन कर रही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और ये कहाँ से होकर के जा रहा है? तो ये हमारा पॉइंट R से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो अगर इतनी सारी कंडीशंस दी गई है, देन आपको प्रूव करना है कि सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ। यानी AP और ये जो BQ है ना बच्चे, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल APR मतलब ये वाला ट्रायंगल, और RQB यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं, यहाँ पे सिमिलर है। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है कि फाइंड एंगल RQB मतलब ये वाला जो एंगल है, इसका मेजरमेंट हमें निकालना है। यानी ये तीनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, हम जरा समझने की कोशिश करना है। देखो दोस्तों, हमें क्या करना होगा, पहले हम फर्स्ट वन करते हैं, फिर आपको आगे लेकर के चलती हूँ। ठीक है, चलो, तो ये पहला वाला हम कैसे प्रूव करेंगे, सवाल ये उठता है। तो देखो यहाँ पर ना, हमने जो क्लास 9th में पैरेलल लाइंस वाले चैप्टर में कुछ मतलब पैरेलल लाइंस के लिए कुछ वहाँ पे कंडीशंस देखे थे। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने 3 टेस्ट देखे थे, अब उन्हीं टेस्ट में से हम एक टेस्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। और वो टेस्ट कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा हमारा अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, अब ये टेस्ट क्या होता है, चलो एक बार मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि ये टेस्ट क्या होता है। देखो, जैसे सपोज कीजिए कि वी हैव 2 लाइंस लाइक दिस। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं, ये हमें नहीं मालूम, बस हमें एक बात पता है कि ये दोनों लाइंस हैं। ठीक है, और फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर ना एक ट्रांसवर्सल भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये लाइन क्या कर रहा है, ये इन दोनों लाइंस को काट रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स है, समझिएगा अल्टरनेट एंगल्स मतलब क्या, एक छोड़ करके एक। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे एंगल्स हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल होंगे बच्चों? ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये नोटिस करते हैं कि बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर अल्टरनेट एंगल टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है ना, सपोज करो ये लाइन L है और ये M है, तो ये लाइन L और M आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों? पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया आप सभी लोगों को? यानी सपोज करो मैंने ऐसा प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल भी है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली अल्टरनेट एंगल टेस्ट से प्रूव हो जाएगा कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, तो हम कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को प्रूव करने वाले हैं पैरेलल। तो कैसे होगा, जरा हम इस फिगर में थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से बारीकी से इसको। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। आजा भाई, हाँ रुको रुको रुको, अभी आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। देखो, ये लाइन कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, फिर ये लाइन कुछ ऐसे गया है। हाँ जी हाँ, गया है। और ये लाइन कुछ ऐसे गया है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ। लो भैया, एक्सटेंड कर दिया। और इसको भी मैं थोड़ा इस प्रकार से एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, अब आपका ध्यान होना चाहिए बस ये येलो वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे Z बन रहा है कि नहीं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल में ना इस प्रकार से Z बनता है। कैसे बनता है बच्चे? ऐसे Z, मतलब अल्टरनेट एंगल में ना Z बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो देखो भाई, यहाँ पे Z बन रहा है कि नहीं, देखो ऐसे गया, फिर ये कैसे आया, देखो ऐसे गया। आप लोग देखो देखो देखो, ऐसे गया, फिर ये ऐसे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे Z बन रहा है। तो यहाँ पे बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या क्या कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखो दोस्तों, एक तो ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? जी हाँ, बोलो जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे Z बन रहा है। देखो ध्यान से, बन रहा है कि नहीं, देखो देखो देखो, Z बन रहा है ना, मतलब ये दोनों हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं, ऐसा कैसे भी करके ला दूं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम अल्टरनेट एंगल टेस्ट से क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है ना, लाइन AP और लाइन QB, ये दोनों है पैरेलल। जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाएं। देखो, हमें ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाना है, लेकिन लाएं तो लाएं कैसे? अब इसकी चिंता मत करो, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन करते हैं। समझ में आया ना, करना क्या है, क्या करना है बोलो?
हमें ये वाले एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाना है, और वो कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और इन्हीं दोनों को क्यों लाना है, क्योंकि यहीं पे तो z बन रहा था ना भाई, देख लो एक बार अच्छे से z बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, सुनो ध्यान से, यहाँ पे लिख दिया हमने सॉल्यूशन। फर्स्ट वन अभी हम करने जा रहे हैं पहले का आंसर, ठीक है। कैसे करेंगे समझिएगा, यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, देखो हमें इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाना है, राइट। तो पहली बात तो यहाँ पर हम ये समझेंगे, यहाँ पे अभी एक और प्रॉपर्टी लगने वाली है, चिंता मत करो मैं बताती हूँ। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे दोस्तों, ये छोटू वाला ट्राइंगल पहले हम ले लेते हैं, ट्राइंगल APR। अभी बस आप लाइन से देखते रहो, क्या करना है वो तो मैंने आपको बता दिया ना, अब बस अभी आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, इन ट्राइंगल APR, ठीक है। अब ट्राइंगल APR में आप देखिएगा, हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो PR है दोस्तों, ये PA के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कह सकते हैं कि नहीं। देखो ध्यान से, ये PR और PA ये दोनों क्या है, ये है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, मतलब रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। जैसे कि हमें मालूम है, अगर मेरे पास ये सर्कल है तो इसमें मैं चाहे जितने भी रेडियस बना लूँ, ये वाला ये वाला ये वाला, चाहे कितने भी रेडियस बना लूँ, सबके सब क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे, यानी सभी का लेंथ कैसा होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये PR और PA ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि सेगमेंट लिख दो या फिर रेडियस, सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, ओके। वाई, रीजन इसका क्या होगा बच्चे, इसका रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, लिख दीजिए यहाँ पर इसका रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। बस अभी आप समझते रहो, ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियस है ना, इसीलिए ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ जी हाँ, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, हमने एक बात पढ़ी हुई है, क्या पढ़ा है कि ट्राइंगल में अगर दो साइड्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलियस ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। और आइसोसेलियस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, कि उसके जो अपोजिट, जैसे जो हमारे कॉन्ग्रुएंट साइड्स है, उनके अपोजिट में जो एंगल्स है ना, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ये मेरा आइसोसेलियस ट्राइंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम से क्या हो जाएगा कि इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर ये दोनों साइड्स, अब बस आपका ध्यान किस पर होना चाहिए, इस वाले ट्राइंगल पर होना चाहिए, ओनली फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमारा आइसोसेलियस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, समझ में आया। तो इसीलिए बाय आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि एंगल PAR, देखो एंगल PAR विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRA, समझ में आया। हाँ ऐसे लिखो PRA, वाई, रीजन इज, यहाँ पे आप लिखोगे आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है, आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम, अच्छे से लिख देना थोड़ा, ओके जी। लो भैया हमने लिख दिया, और इसको एक काम करो, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1 करके, क्योंकि अभी इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जैसे हमने इन दोनों को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लाया, वैसे ही हम यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, और इसमें भी ये जो सामने वाले एंगल्स है ना, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट लाएंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी चिंता मत करो। देखो अभी हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, विच ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, ठीक है, QRB। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि एंड इन ट्राइंगल QRB, ठीक है। अब ट्राइंगल QRB में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखो यहाँ पर QR और ये QB दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट होंगे, वाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये है सेम सर्कल के रेडियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट QR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QB, ठीक है। एंड द रीजन इज, बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे इसका रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऐसे करके लिख देना, ओके जी, लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ओके। फिर देखो अगर इस ट्राइंगल में दो साइड्स क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमारा आइसोसेलियस ट्राइंगल हो जाएगा। तो आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ मैं लिखती हूँ कि बाय आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम। तो इस थ्योरम से हम एक बात कह सकते हैं कि पहले मैं ये लिख लूँ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स है ना, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो हमारा साइड है RQ, इसके अपोजिट में विच एंगल इज देयर, तो B, इसका नाम कैसे लिखोगे, एंगल QBR, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर एंगल QBR,
ठीक है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोस्तों, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो ये वाली साइड इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, यानी कि QRB के ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों QRB, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2 करके, ठीक है, वो 1 था तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। इतनी बातें आपको याद रहेंगी। चलो अब आगे चलते हैं और कुछ और बातें यहाँ पे समझते हैं। चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी तक हमारी बात क्लियर नहीं हुई। हमें तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाना था, लेकिन यहाँ पर तो इनका कुछ रिलेशन ही नहीं है। अभी देखो रिलेशन बनेगा, बस एक लाइन और फिर रिलेशन बन जाएगा। देखो ध्यान से, अभी आपको मालूम है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पता है कि नहीं। पहले मैं यहाँ पे इसका रीजन लिख देती हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये क्या होते हैं। हाँ बिल्कुल सही सवाल पूछा है आप लोगों ने, मैं बताती हूँ क्या होते हैं। देखो जब भी हमारा एक्स बनता है ना, एक्स इस प्रकार से, तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक्स बनाया तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे ये दोनों, और हमें मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, कहाँ पर बन रहे हैं भाई बताओ। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इसमें देखो, इसमें कहाँ गया हाँ ये देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, यस और नो बोलो हाँ है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, एंगल ARP। देखो हम ऐसे लिखेंगे एंगल ARP, ठीक है, ARP मत लिखो, ऐसे लिख दो PRA, ठीक है, एंगल PRA जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो QRB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है जी, बात समझ में आई। और इसको आप लोग लिखिएगा ना इक्वेशन नंबर 3 करके। कैसे लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 करके। लो भैया इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, समझ में आएगी नहीं। देखो PRA यानी कि PRA मतलब ये वाला एंगल, और QRB यानी ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 पर। देखो 1 में हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, PAR और PRA। देखो हमने यहाँ पे 1 में क्या लिखा है, मैं थोड़ा इसको मिटाऊं और फिर आपको बताती हूँ। 1 में मैंने ये प्रूफ किया था कि ये जो दोनों एंगल्स है ना ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने ये प्रूफ किया था। फिर इक्वेशन नंबर 2 में मैंने क्या बोला कि QBR और QRB ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि कौन कौन से एंगल, देखना जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 में प्रूव किया था। और इक्वेशन नंबर 3 में मैंने बोला कि एंगल PRA और QRB यानी कि ये दोनों एंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट लाया दोस्तों। कौन से दोनों एंगल्स को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो ध्यान से आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये चारों के चारों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, ये चारों जो एंगल्स है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं कि ये चारों एंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा मैं इसको छोटा करती हूँ और फिर हम लिखते हैं। देखो यहाँ पे हम लाइन से चारों एंगल्स को लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंगल PAR, ठीक है, PAR कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल PRA, और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल QRB, ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चे एंगल QBR के। समझ में आया, ओके। एंड द रीजन इज, यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, यानी इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये चारों एंगल्स आपस में क्या है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखो, PRA और QRB, देखो PRA और QRB दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो PRA कहाँ पर है, PRA यहाँ पर है, ठीक है। तो PRA अगर QRB के कॉन्ग्रुएंट है ना, तो देखो PR के कॉन्ग्रुएंट में क्या है, PAR बराबर, तो PAR मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये QRB यहाँ पे आ रहा है, तो इसके कॉन्ग्रुएंट में क्या है, QBR, तो देखो यहाँ पे QBR आ जाएगा। बाकी ये दोनों तो आएंगे, ये दोनों यहाँ से हमने लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप सभी लोगों को। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमें इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाना है, तो हो गया ना भाई प्रूफ। देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, कहाँ पर आए हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट, दिखा दो जरा। तो मैंने आपको बोला एंगल PAR, ये देखो, अभी थोड़ा सा कलर बदलूं मैं, देखो एंगल PAR और QBR, देखो यहाँ पर है QBR, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं। अगर ये चारों कॉन्ग्रुएंट है तो भाई ये दोनों तो होंगे ही। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 4। क्या लिखोगे दोस्तों, इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 4। तो 4 से हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
QBR एंड द रीजन इज, यहाँ पे बता देना बच्चे फ्रॉम 4, ठीक है, 4 से हमें ये बात समझ में आई। तो जो चीज हमें प्रूव करना था हमने प्रूव तो कर दिया। देखो यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे थे उनको हमने कॉन्ग्रुएंट ला दिया, यानी हम क्या कह सकते हैं, हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ। तो चलो अब यहाँ पे आप लास्ट में आंसर लिख दो, क्या लिखोगे कि सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ एंड द रीजन इज, वही वाला टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, ठीक, हेंस प्रूव्ड, यानी जो हमें प्रूफ करना था बच्चे वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यहाँ पर हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो देख लो इसको अच्छे से और समझो, समझना बहुत जरूरी है, ठीक। चलो अभी हम बात करेंगे हमारे कौन से सवाल की, सेकेंड सब क्वेश्चन की। तो सेकेंड इसमें क्या बोला था कि प्रूव दैट ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। तो देखो दोस्तों, अभी सिमिलैरिटी के लिए हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, वैसे तो हमने कई टेस्ट देखे थे जिसमें से हम एक टेस्ट का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हमने ये वाला टेस्ट देखा था ना, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, बराबर, और उन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल की अगर दो जोड़ियां, ठीक है, यानी दो एंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो फिर एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल जो है वो आपस में हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ना ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ये तो हम ऐसे चुटकी बजाते कर सकते हैं। कैसे, मैं बताऊं, देखो अभी हमने देखा था पीछे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी चारों के चारों एंगल्स क्या है दोस्तों, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग, एक मिनट, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं। अगर मैं इसको इसके ऊपर ला करके ऐसे ओवरलैप करती हूँ, मतलब ऐसे घुमाऊंगी, हाँ बिल्कुल, देखो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल होगा, एंगल R होगा, बराबर। तो अगर ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो PAR और QRB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पहला एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ गया। फिर दूसरे बार में हम क्या करेंगे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे, वही जो हमने अभी पीछे देखा था ना, वो चारों एंगल्स को प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट, तो हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे दो एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट ला दिए, है ना, इससे प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर है, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखने का मैं तरीका बताती हूँ। इसको अब ये सब कुछ यहाँ से कर दीजिए गायब आप सभी लोग, और इसको भेजो तुम ऊपर। चलो ऊपर जाओ भाई, ऊपर चले जाओ, तुम थोड़े से छोटे हो जाओ, ठीक है, छोटे हो जाओ, छोटे छोटे छोटे। ये छोटा नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए वैसे भी हमें ज्यादा जगह नहीं चाहिए, हो जाएगा, कम में ही हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब नंबर 2 हम डालते हैं, दूसरा नंबर हमें क्या प्रूव करना है भाई, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या लिखा था, ये चारों एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट लाया था। तो इक्वेशन नंबर 4 को मैं एक बार यहाँ पे लिखती हूँ। क्या लिखा था मैंने, एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRA, ठीक है, यही था ना। फिर ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल QRB के, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। ये था बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ओके, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 4, राइट। अभी हम क्या करेंगे, देखिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी देखो ये हम दूसरा वाला कर रहे हैं जी, कौन सा वाला कर रहे हैं भाई, दूसरा वाला कर रहे हैं, याद रखना। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PRA, ठीक है, इन ट्राइंगल PRA, कैसे भी नाम लिख लो, क्या APR दिया था, जैसे यहाँ पे नाम लिखा है वैसे लिख लेना, इन ट्राइंगल APR, एंड दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है भाई, ट्राइंगल RQB, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या क्या कॉन्ग्रुएंट आएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, बस सिंपल सी बात है। तो देखो ध्यान से, जैसे कि हम देख सकते हैं APR में PAR और कौन सा एंगल आएगा, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंगल PAR, देखो नाम कैसे लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल PAR जो है बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट होगा, अब कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, इस वाले ट्राइंगल में कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे नाम आपने कैसे लिखा है, देखो PAR, पहले P फिर A फिर R, तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ बनेगा QRB, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, एंगल QRB। चाहिए तो आप ये इसमें फिगर में भी देखो मैंने क्या बोला, PAR यानी ये वाला एंगल, और दूसरा इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल लिया, ये वाला एंगल, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको इसके ऊपर ओवरलैप
करोगे, मतलब ऐसे करके रखोगे ना, तो ये जो आर है वो किसके साथ आएगा, ए के साथ आएगा, ठीक है। ये वाला आर ये ए के साथ आएगा और ये वाला हिस्सा जो है वो इसके साथ आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। नाम लिखने का तरीका मतलब सही होना चाहिए आपका प्रॉपरली, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इन दोनों, देखो कहाँ से लिखा हमने, ये 4 से लिखा, PAR और QRB दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। फिर वैसे ही PRA एंगल, PRA जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, QBR के, ठीक है। फिगर में भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो क्या बोला मैंने, PRA किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, QBR के, यानी कि ये वाले एंगल के ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। एंड द रीजन इज, यहाँ पे सिंपल सा रीजन आप लिख दोगे फ्रॉम 4, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 से हमने ये सारी बातें बताई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स को हमने सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट ला दिया है, यानी कि एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, देखो सो देयरफॉर ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB, ठीक है। एंड द रीजन इज, बोलो क्या लिखोगे, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम कि बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, फिर यहाँ पे आ जाएगा हेंस कॉमा प्रूव्ड, ठीक है। तो जो हमें प्रूव करना था बच्चे वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। एंड यहाँ पर आपका ये जो सेकंड वाला सब क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट। तो ऐसे ही करना था, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना था। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सब क्वेश्चन की। तो इसमें क्या दिया गया है आइए जरा समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम और इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको ना यहाँ से मिटा देती हूँ। चलो भाई तुम यहाँ से मिट जाओ, ठीक है। हाँ रुको रुको रुको, मिटा रुको मैं मिटा देती हूँ। और फिर हम थर्ड वाला थर्ड वाला तो बहुत सिंपल है, एकदम इजी है। देखो दिखाती हूँ आपको कैसे होगा ये। इक्वेशन नंबर 4 को तो ऐसे रहने देना, इसकी जरूरत तो हमको पड़ेगी ही। अब हम यहाँ पे थर्ड वन कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, फाइंड एंगल RQB। RQB मतलब हमें कौन से एंगल का मेजरमेंट बताना है दोस्तों, ये वाले एंगल का, RQB यानी ये वाले एंगल का, ठीक है। और यहाँ पे देखो PAR कितना दिया है दोस्तों, 35 डिग्री, यानी कि ये जो PAR है ना ये वाला एंगल, अगर ये है 35 डिग्री का तो फिर आप बताओगे ये कितने डिग्री का होगा। अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखो एक तरीका बताती हूँ, बहुत आसान है, सुनो ध्यान से। अगर मैं आप लोग को समझाऊं तो ये फिगर को मैं थोड़ा सा ना इसमें आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा फिगर है तो आपको समझेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर ये एंगल है 35 डिग्री का तो फिर आप बताओगे ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। अब क्योंकि हमें एक बात मालूम है, इक्वेशन नंबर 4 में हमने देखा था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सबके सब क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि अगर ये एंगल है 35 डिग्री का तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चे, 35 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा, 35, यानी कि ये भी होगा 35 एज वेल एज ये भी होगा 35। तो अब देखना ध्यान से इस वाले ट्राइंगल में, कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल में सारे जो एंगल्स है ना उनका मेजरमेंट कितना होता है, मतलब सबका सम अगर करेंगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 35 है, ये 35 है, 35 कितना हो जाएगा 70। फिर जो बाकी का बचा हुआ एंगल है वो हो जाएगा हमारा एंगल Q, है ना, समझ में आ रहा है। यानी कि 110 डिग्री का होगा एंगल Q, क्योंकि 180 में से 70 को माइनस करोगे 110 आएगा। बात समझ में आई। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अब आ जाओ मेरे साथ और फटाफट से इसको करें। देखिए यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है जरा आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि एंगल RQB जो है ना ये हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। रुको क्या दिया है पहले वो मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे ये जो PAR ये है हमारे पास 35 डिग्री। देन आपको कैलकुलेट करना है RQB। अब ये हम कैसे करेंगे देखो आपको बताती हूँ। पहली बात तो हमें मालूम है, क्या मालूम है कि ये चारों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, है ना। तो यहाँ पर अगर ये चारों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये एंगल और ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे और वो हो जाएंगे 35 डिग्री के। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि एंगल, ये वाले एंगल को लिखो QRB, ठीक है। क्या लिखोगे बच्चों, एंगल QRB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा दोस्तों, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ये PAR के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल PAR बराबर, देखो PAR यहाँ पे दिया गया था और ये हमने कहाँ से लिखा, तो यहाँ पे आप बता दोगे दोस्तों फ्रॉम
4, ठीक है। 4 से हमने ये बात लिखी है, ये देखो PAR और QRB है ना, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो अगर PAR है 35 डिग्री तो QRB कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। और इसी के साथ ही ये वाला जो एंगल है ना QBR, वो भी हमारा 35 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको भी यहीं पर ऐड कर लो, ठीक है। अलग से लिखने से अच्छा है कि यहीं पे इसको ऐड कर लो कि ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन सा एंगल के, एंगल QBR के, ठीक है भाई, एंगल QBR। बराबर समझ में आया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ QRB और QBR, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 35 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल QRB जो है ये हमारा 35 डिग्री का हो जाएगा। और इसी के साथ ही जो हमारा एंगल QBR है ना बच्चे, ये भी हमारा 35 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को, चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है ना इसको कंसिडर करेंगे। कौन सा वाला ट्राइंगल, वही बड़ा वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, QBR, ठीक है, इन ट्राइंगल QBR। ट्राइंगल QBR में अगर मैं इसके सारे एंगल्स का सम करूं तो कितना मिलना चाहिए मुझे, 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एंगल QBR प्लस एंगल QRB प्लस एंगल, देखो मैंने लिखा QRB और QBR प्लस, अब इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, RQB, ठीक है, RQB लिख देते हैं, एंगल RQB। ये सब कुछ मिला करके कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री हो जाएगा। एंड द रीजन इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है भाई। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा डाल देना प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम इसके एंगल्स को सम करें तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। फिर QBR कितना है भाई, QBR ये देखो 35 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 35। QRB कितना है, इट इज ऑल्सो 35 एंड द RQB हमें नहीं मालूम, हमें तो वो खुद निकालना है ना। RQB विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 35 प्लस 35 करेंगे तो 70 आएगा, 5 5 10, 3 3 6 है ना, एक साथ। फिर यहाँ पे RQB विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, 70 को उधर लेकर के जाओ तो बोलो क्या होगा, एंगल, एक मिनट, RQB यहाँ पे आना चाहिए, मैंने R कैसे लिख दिया, R, एक मिनट मैं गलत लिख रही हूँ क्या, RQB, हाँ नहीं सही है, RQB बराबर विच इज इक्वल टू 70 को उधर लेकर के जाएंगे तो 180 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा भाई, 110 डिग्री आ जाएगा। 0 में 0 गया 0, 8 में 7 गया तो 1, और ये वाला 1 यहाँ पर आ गया। यानी कि RQB हमें कितना मिलता है बच्चे, वो हमें मिलता है 110 डिग्री का, जो हमसे पूछा गया था हमने बता दिया, बताया कि नहीं। तो यहाँ पे आप फाइनली इसका आंसर लिख देना कि देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल RQB विच इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड सब क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने सबके सब कर लिए हैं, और इस तरीके से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन होता है पूरा कंप्लीट। जी हाँ बिल्कुल सही, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम चले आगे हमारे अगले सवाल पे, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन पे। चलो क्या कहते हो, चले कि नहीं। चलो आ जाते हैं हम हमारे 5वें सवाल पे। काफी लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यस जैसे हमने फोर्थ वाले को धीरे धीरे करके सॉल्व कर लिया वैसे हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो चिंता मत करना, आ जाओ कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। चलो देखो करना क्या है, पहले एक बार हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन फिगर 3.28, यानी कि इस फिगर में आप देखिएगा द सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर एट पॉइंट ई, यानी कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक तो ये वाला दूसरा ये वाला, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट विच पॉइंट, तो ई पॉइंट पे, ठीक है। फिर लाइन एल जो है बच्चों, लाइन एल दिस इज अ कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज टू सर्कल्स, मतलब ये क्या है, ये ना हमारे बड़े वाले सर्कल का भी टेंजेंट है और ये हमारे छोटे वाले सर्कल का भी टेंजेंट है, ठीक है, वे मान लिया, राइट। और ये देखो ये कहाँ पे मतलब टच कर रहा है, बड़े वाले सर्कल को पॉइंट डी पे और छोटे वाले को पॉइंट सी पे, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी अगर ये सर्कल के रेडियस है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो फिर आपको बताना है लेंथ ऑफ सी डी, यानी जो आपको ये सी डी दिखाई दे रहा है ना बच्चे, इसका लेंथ हमें फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करेंगे, है ना, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आएगा। तो देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा बच्चे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे ना कुछ लाइंस को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन ये आगे सॉल्व होने ही नहीं वाला। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को ज्वाइन करोगे। लो भैया ज्वाइन कर दिया, ये कलर रहने दूं, दूसरा कलर ये व्हाइट कलर, चलो व्हाइट कलर से हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर
यहाँ पे इन दोनों सेगमेंट्स को ज्वाइन करना। देखो पहले ए से लेकर के ई, ठीक है, फिर बी से लेकर के ई, ये वाला सेगमेंट हमने बनाया। थोड़ा तो नीचे आ जा भाई सेगमेंट, ठीक है, मतलब ये एक ही लाइन है, आप ऐसे समझना। फिर ये एक लाइन मैंने बनाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितने सेगमेंट्स ड्रॉ किए आप देख सकते हो, ए सी, ए ई, बी ई और ये ए डी, ठीक है। और इतना ही नहीं, इतने में हमारा काम नहीं होने वाला, तो फिर हमें एक और सेगमेंट बनाना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर होगा इस बी डी के ऊपर। यानी हम ना यहाँ से एक और सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा दोस्तों। किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा? तो इस बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। समझ में आया? तो ये जो कंस्ट्रक्शन किया ना हमने वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो एक काम करते हैं, पहले ये कंस्ट्रक्शन हम लिख देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम किस प्रकार से ये सीडी निकालने वाले। पहले ये कंस्ट्रक्शन लिख देना चाहिए हम लोगों को। चलो फटाक से लिखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ हमने क्यों किया। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी और तब जाके इसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया उसको हम जरा यहाँ पर विस्तार से बता देते हैं। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया बच्चे, क्या ड्रॉ किया है? तो ड्रॉ सेगमेंट ए सी, ठीक है, फिर सेगमेंट विथ सेगमेंट ए ई, आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो हमने यहाँ पे और कौन सा सेगमेंट ड्रॉ किया है दोस्तों? हमने यहाँ पे बी ई, ये वाला सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे सेगमेंट बी डी, ये भी हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये राइटिंग मेरी कुछ अच्छी नहीं लग रही है, रुको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ सुंदर। पहले यहाँ पे लिखते कंस्ट्रक्शन, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ। कंस्ट्रक्शन लिखना, ठीक है, लिख लोगे ना आप लोग? ओके जी, हम कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। फिर जो भी कंस्ट्रक्शन में किया वो इधर लिख देने का सीधा सीधा। क्या लिखोगे? ड्रॉ सेगमेंट, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया विथ सेगमेंट ए ई। लो भैया हमने ए ई ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने सेगमेंट ए सी को ज्वाइन किया, यानी सेगमेंट ए सी यहाँ पे ड्रॉ किया। और इसके साथ ही फिर हमने सेगमेंट बी ई, आप देख सकते हो, ये देखो बी ई, और फिर हमने यहाँ पर एंड डाल दो ऐसे, सेगमेंट बी डी, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे बनाया, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन किया। और हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन भी खींची। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है पॉइंट, कुछ भी मान लो, पी मान लो, ओ मान लो, चलो हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ठीक है। एंड हमने क्या किया, और यहाँ पे एक और काम किया, यहाँ तक तो हमने कर लिया। एंड ऑल्सो हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, मतलब ड्रॉ किया, ड्रॉ सेगमेंट ए ओ, जो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चे? सेगमेंट बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये वाला सेगमेंट भी हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया वो खैर हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों? इसका सॉल्यूशन करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम करें तो करें कैसे? अभी कुछ हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ, इसमें आपको करना क्या पड़ेगा। फाइंड क्या करना है? सी डी फाइंड करना है ना। तो देखो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मालूम है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? चलो बताओ। इसके जो अपोजिट साइड्स है ना वो आपस में क्या होते हैं दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, ये बात हमें मालूम है। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी ही लगाने वाले हैं, लेकिन इसमें तो हमें रेक्टेंगल दिख नहीं रहा। तो क्या है? नहीं है, मतलब हम प्रूव करेंगे। देखो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ओ माना है ना, कहाँ जा रहे भाई, रुक जाए, ये हमने ओ माना है। और ये जो दोनों सर्कल्स हैं ना, इनके हमारे पास रेडियस भी दिए गए, एक है 4 सेंटीमीटर, दूसरा है 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल के। फिर इसमें देखो ये रेडियस है, तो ये हो जाएगा पूरा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी पूरा कितना होगा बच्चे? 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अभी हम करेंगे क्या, देखो ये वाला जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ना, दिस वाला क्वाड्रिलेटरल, देखो ये वाला क्वाड्रिलेटरल, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। क्या प्रूव करने वाले बच्चे? रेक्टेंगल प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल प्रूव करने से क्या होगा, तो यहाँ पर एक बात हो जाएगी कि ये CD, ध्यान देना, CD और AO दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब AO जितना होगा उतना ही CD भी होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि AO का लेंथ हमारे पास होना चाहिए ना CD निकालने के लिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। कहाँ पर? देखो ये वाला ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं? देखो भाई, हाँ दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे ना दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्यों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ऐसा करने से क्या होगा, हमें ये AO मिल जाएगा, ठीक है। और अभी फिर से आपके मन में वही सवाल कि ये AO हमें मिलेगा कैसे, क्योंकि हमारे पास ये OB का लेंथ तो होना चाहिए। तो देखो OB हमें कैसे मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ, एक बार समझ लो, फिर आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। मैं जब लिख करके बताऊंगी तब, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा करती हूँ एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले ओरली एक बार फटाफट से मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो
हम क्या करने वाले हैं, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, ये है बच्चे 4, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है। ठीक है, समझ में आया। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ना ये जो AO है ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले तो हम इन दोनों जो मतलब हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम लाने वाले हैं रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल प्रूव करने वाले हैं। तो रेक्टेंगल ये कैसे प्रूव होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सारे एंगल्स का जो मेजरमेंट है ना वो 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है हम कौन से टाइप के मतलब किस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का मेजरमेंट है 90 डिग्री तो फिर आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कह सकते हो रेक्टेंगल। यानी हम क्या करेंगे, इस एंगल को भी 90 लाएंगे, इस एंगल को भी 90 लाएंगे, इसके साथ ही इस एंगल को भी, और खैर ये तो हमारा 90 है ही क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया तो वो 90 है ही, मतलब हमें इन तीनों को 90 डिग्री लाना पड़ेगा। अब ये कैसे आएंगे जानते हैं आप सभी लोग, देखो जैसे कि आप जानते हो ये L क्या है, ये है हमारा टेंजेंट, और हमें मालूम है कि टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी लाइन L जो है वो BD के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो ये हो गया 90 डिग्री। फिर यहाँ पे देखो ये जो लाइन L है वो AC के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। तो इन दोनों को हमने 90 ला दिया, ये पहले से 90 है, और बात उठती है इसकी, तो ये कैसे 90 होगा। तो देखो दोस्तों आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। ठीक है, तो अगर ये है 90, ये है 90, ये है 90, तो ये कितना होगा, तो 90 90 90 यहाँ पे हो जाएगा 270। ठीक है, बचता है एक एंगल, तो 360 में से 270 को माइनस करोगे तो बोलो कितना आएगा, 90 आ जाएगा, यानी कि ये एंगल भी आ गया 90 डिग्री का। यानी ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों इसको हमने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो पहला पड़ाव हम पार कर लेंगे, यानी कि हमने इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब बात उठती है ये AO के लेंथ की कि हमने AO का लेंथ कैसे निकाले। तो देखो दोस्तों हम क्या काम करेंगे, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। अब क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो कौन से लाइन के ऊपर आता है, ये उस लाइन के ऊपर आता है जिस लाइन के थ्रू हमारे जो सेंटर्स है ना, सर्कल्स के, टचिंग सर्कल्स के सेंटर्स ज्वाइन होते हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे कोलीनियर, बराबर। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर है बच्चे, तो जो हमारा AB है वो किसके इक्वल होगा, AE प्लस B के इक्वल हो जाएगा। तो A कितना है 4 और B कितना है 6, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी AB हमारे पास आ गया दोस्तों 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन सुनो, लेकिन एक और बात सुनो कि हमारे पास ये तो मालूम होना चाहिए ना कि ये कितना है, वो हमें पता होना चाहिए। तो अब ये हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि देखो अगर मुझे इसमें AO निकालना है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, देन मुझे दो साइड का लेंथ तो मालूम होना चाहिए। अब AB मैंने निकाल लिया, अब सवाल उठता है BO का, तो BO कितना होगा ये कैसे पता चलेगा। देखो एक और तरीका मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। अब क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब AC और ये DO दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो AC कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये DO भी कितना होगा भाई 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक यानी BD कितना है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये BO कितना होगा, ये होगा भाई 2 सेंटीमीटर, सिंपल। क्योंकि देखो ये तीनों पॉइंट्स हैं हमारे कोलिनियर, तो BO कितना होगा भाई, क्या करेंगे हम BO निकालने के लिए ये पूरे में से यानी 6 में से 4 को माइनस कर देंगे। तो देखो ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया 6। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये है 90 डिग्री का एंगल है ना, और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये जो AO है बच्चे इसका लेंथ हम निकालेंगे। जब ये मिल जाएगा तो फिर ये और ये आपस में हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट और CD हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यानी हम ये पूरा जो प्रोसेस है ना ये करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक बार में ही एक्सप्लेन कर दिया। अब चलो हम लिख करके एक एक चीज समझते हैं कि लिखना कैसे है। कंस्ट्रक्शन तो खैर आप लिख लोगे, अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन जो है वो होता है शुरू। ठीक है, तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हमें पहले बात तो क्या करना होगा मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये लिखिएगा, ये जो लाइन L है, क्योंकि अभी फिगर में हम देख सकते हैं लाइन L जो है दोस्तों ये है परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है BD के ऊपर एंड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AC के ऊपर है ना। क्योंकि क्यों ऐसा, बिकॉज दिस इज अ टेंजेंट, ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो आपको कुछ भी इसमें रट्टा नहीं मारना है, समझना है, समझ करके करोगे बहुत अच्छे से आप सॉल्यूशन लिख पाओगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि लाइन L जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BD है ना, सेगमेंट BD एंड ओहो आ जाओ, एंड दूसरी बात यही वाली लाइन यानी कि जो लाइन L है बच्चे ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, कौन से सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये AC के परपेंडिकुलर हो जाएगा है ना, सेगमेंट AC के परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड विच थ्योरम, कौन सा यहाँ पे थ्योरम लगेगा, तो टेंजेंट थ्योरम लगेगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बच्चे टेंजेंट थ्योरम। ठीक है,
टेंजेंट थ्योरम लिख लोगे अच्छे से, चलो लिख लेना प्रॉपरली। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब टेंजेंट थ्योरम से हमने ये बता दिया, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंगल कैसे लिखोगे, एंगल ACD ऐसे लिख दो, एंगल ACD ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, है ना, देयरफॉर। फिर उसके बाद एंगल, अब इस एंगल को कैसे लिखोगे, ऐसे लिख देना ODC, ठीक है, ODC लिख दो या फिर BDC चलेगा, चलो हम ODC लिखते हैं, एक मिनट। हाँ, एंगल ODC ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री का। वाई, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है ना, इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन से तो एक बात पता ही है कि ये है हमारा 90 डिग्री का, वो तो हम पहले से जानते ही हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है, अब देखो हम ये वाला पूरा क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AODC में आप देखिएगा, अगर मैं इन चारों एंगल्स को प्लस करूं तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सारे एंगल्स को लाइन से लिखते जाएंगे, लिखो AOD, ठीक है, एंगल AOD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल, अब इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ACD, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों एंगल ACD प्लस, अब इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो OAC, ठीक है, एंगल OAC। ये सब मिलाकर के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। एंड द रीजन इज प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, इतना काम कर लोगे, जी हाँ जी कर लेंगे। फिर अब जो भी वैल्यूज आपके पास है ना, उन्हें आप यहाँ पे पुट करो। तो AOD कितना है, देखो यहाँ से हमने जब ये ड्रॉ किया था तो बताया था कि AO जो है बच्चे ये परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन से हम बोल सकते हैं कि ये हो गया 90 डिग्री। फिर ODC देखो बच्चे 90 डिग्री, एंड ACD is also 90 डिग्री, एंड द OAC is we don't know। तो यहाँ पे OAC की जगह पे ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 360। और ये सब कुछ हमने कहाँ से लिखा, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा और ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिखा। तो आप बताओगे यहाँ पे कि फ्रॉम 1 एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, 1 एंड कंस्ट्रक्शन से हमने ये बात बोली है, जी हाँ जी हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर हम इन तीनों को प्लस करते हैं। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 बोलो कितना हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 270 प्लस एंगल OAC विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैंने कहा 270, तुम उधर जाओ, जब ये उधर जाएगा तो बोलो जल्दी से माइनस में हो जाएगा, यानी कि 360 माइनस 270 करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल OAC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसे आप लोग लिखिएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 2 करके। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से आप समझना, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था, कौन सा क्वाड्रिलेटरल था भाई, ये वाला क्वाड्रिलेटरल। इसको मैं जरा मिटाती हूँ, रुको, इसको मैं जरा मिटाती हूँ। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था AODC, ठीक है, इसमें देखो हमने सारे एंगल्स को 90 डिग्री का ला दिया है। देखो यहाँ पर हमने सभी एंगल्स को लाया, इक्वेशन नंबर 1 में देखो, कंस्ट्रक्शन में देखो, और फिर आप यहाँ पर देखो सारे के सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के आ चुके हैं। यानी ये प्रूव हो गया कि द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मैं लिख दूं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं कि फ्रॉम कौन कौन से इक्वेशन, तो फ्रॉम 1, 2 एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम इन तीनों इक्वेशन से ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल AODC इज अ रेक्टेंगल। समझ में आया, इज अ रेक्टेंगल। ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मैंने ये जो क्वाड्रिलेटरल था इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया है, जी हाँ बिल्कुल सही। अब क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो बात यहाँ पर मतलब सही हो जाएगी, है ना, उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो देखो दोस्तों कैसे होगा आपको बता रही हूँ। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, हाँ इसी में आगे बढ़ते हैं। और कहाँ गया, रुको एक मिनट, हाँ ये इसको ही मैं लेकर के आती हूँ, और मैं एक काम करूंगी, इसको मैं ना अभी रफ कर देती हूँ, यानी पीछे है, ठीक है, तो दूसरे पेज पे हम लोग आ गए ना, अभी आप समझो हम दूसरे पेज पे आ गया, और मुझे फिगर की जरूरत थी इसीलिए फिगर मैंने यहीं पे अपने सामने ही रखा हुआ है। ये देखो बच्चों, ये है हमारा फिगर। ठीक है, तो मैंने क्या प्रूफ किया है, मैंने ये चीज प्रूफ किया है कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना AODC इज अ रेक्टेंगल। ठीक है,
इज अ रेक्टेंगल। अब क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल है तो हम लोग इसमें रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कि AC, ध्यान देना, AC और DO दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वाई? बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छा रुको, पहले बात तो हमने ये सब कुछ कर दिया, ठीक है। और हमें क्या करना होगा, और हमें यहाँ पे एक और चीज लिखना होगा, मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये AC और AE ये दोनों आपस में क्या होंगे, मतलब ये दोनों हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर के। क्यों? क्योंकि ये है बच्चों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, है ना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये भी तो हमें लिख करके इधर दिखाना पड़ेगा पहली बात तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले दिखा देते हैं कि ये AC और जो AE है ना, ये दोनों होंगे 4 सेंटीमीटर के। वाई? द रीजन इज, और दोनों इक्वल क्यों होंगे, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और यहाँ पर भी होगा BE और BD, देखो ये भी तो हमें लिख करके दिखाना पड़ेगा। BE इज इक्वल टू BD, जो कितना हो जाएगा बच्चे, जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। 6 और 4 हमने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में दिया गया था। जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर का, और जो बड़ा वाला सर्कल है दोस्तों वो है हमारा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको आप लोग लिखना, और इसको आप एक इक्वेशन नाम दे देना, ठीक है। मैं बता रही हूँ, रुको, पहले इसको यहाँ से मिटाओ और इसको बोलो तुम, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो। और इसको आप क्या करोगे, इसका रीजन लिखोगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। स्पेलिंग मैंने सही लिखा है ना, समझते जाना अच्छे से, ठीक है। हाँ चलो, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, और इसको भी कुछ नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1 2 कुछ भी लिख दो। तो हमने इधर कितने इक्वेशंस लिखे थे, तो ये इक्वेशन 2 था ना, इसको आप 3 मान लेना, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे बच्चों, 3 कहोगे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि सिंस क्वाड्रिलेटरल AODC इज अ रेक्टेंगल, AODC इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा रेक्टेंगल है, बराबर। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि AC और DO दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसीलिए कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर होगा बच्चे OD, जो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। क्योंकि AC कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर, इसलिए OD भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर का। और ये हमने कहाँ से लिखा भाई, 3 से लिखा। तो यहाँ पे आप बता दो फ्रॉम 3, ठीक है, बता दोगे ना, हाँ ऐसे करके लिख देना, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये तो 4 हमें मिल गया, और D भी तो खैर हमें पता है, ये है 6 सेंटीमीटर का। तो अब इसकी मदद से ये जो आपको दिखाई दे रहा है OB, ये हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये BO चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेती हूँ, फिर यहाँ पे लिखती हूँ BO। और ये BO हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, इसीलिए हमें AB और ये BO निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे BO हमें कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, BD में से DO को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, BD माइनस OD, ठीक है। तो BD कितना है, BD ये देखो, BD 6 सेंटीमीटर, और OD कितना है, यहाँ पे अभी हमने निकाला 4 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो हमारा BO है ना दोस्तों, ये मिला है हमें 2 सेंटीमीटर। तो अब इसका भी आप ध्यान रखना, BO हमें 2 सेंटीमीटर मिला है, ओके जी। फिर अब ये जो AB है, ये हमें कितना मिलेगा, तो अब इसके लिए वापस से हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। और सुनो ध्यान से, और रुको रुको रुको, यहाँ पर आप इसका कारण तो लिख देना एक बार, कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये कोलिनियर है, B से O है और O से क्या है बच्चों, D है। तो यहाँ पे आप लिखना, रुको मैं एक काम करती हूँ, इसको कहती हूँ तुम इधर आ जाओ, तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, और फिर इसका रीजन हम प्रॉपरली लिख देते हैं यहाँ पर, कि हमें पता है कि ये तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर, यानी कि B से O है और O से क्या है बच्चों, D है, ठीक है। ऐसे करके आप लिख करके बता देना, ओके। चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। और ये OD कितना है, 2 सेंटीमीटर, BO कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अब हमें चाहिए AB। तो AB हम कैसे निकालेंगे, अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं टच कर रहे होते हैं, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो किसके ऊपर लाई करता है, मतलब किसके ऊपर लाई करता है, ये उस लाइन के ऊपर लाई करता है जिस लाइन के थ्रू दोनों के सेंटर्स ज्वाइन होते हैं। तो देखो आपको वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, रुको यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है, समझिएगा जोड़ा ध्यान से, वी नो दैट, हमें पता है कि क्या लिखेंगे हम, कि इफ टू सर्कल्स, रुकिए यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पूरा प्रॉपरली, जो हमने वो स्टेटमेंट उधर देखा था ना वो लिखेंगे, ऐसे नहीं। यहाँ पे लिखेंगे कि द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ऐसे लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
contact of touching circles lies on the line, वो कौन सी लाइन के ऊपर लाई करता है? लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है दोस्तों, तो बताओ यहां पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा ना, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी ए से ई होगा और ई से क्या होगा बच्चों? बी होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लिख देना, क्या लिखोगे? ए से, रुको यहाँ पे आ जाने दो मुझे, यहाँ पे लिखेंगे ए से ई है और ई से क्या है बच्चों? बी है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाहर से टच कर रहे होते हैं, तो उनके सेंटर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, सम ऑफ देयर रेडियाई बराबर। तो वो स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर वो स्टेटमेंट हमारा क्या था, देखो मैं आपको बताती हूँ। इसको ना थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ और फिर मैं थोड़ा आगे चलती हूँ, बराबर। आगे यहीं पे देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं कि, रुको इसको आ जाने दो, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन their centers is equal to the sum of their radii। ठीक है, चलो ये वाला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये सब कुछ मैंने क्यों लिखा? बस मुझे ये ए बी निकालना था ना, इसीलिए मैंने ये दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या होगा, ये जो ए बी है बच्चों, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? देखो ए बी जो है ये किसके इक्वल होगा? तो ए ई प्लस बी ई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस बी ई, है ना, क्योंकि ये दोनों जो सर्कल्स है वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट करो। तो ए कितना है आप देख सकते हो 4 सेंटीमीटर, और बी ई कितना है भाई 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 + 6, और ये हमने कहाँ से लिखा है? इक्वेशन नंबर 3 से लिखा है। यहाँ पे आप बता देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो बताओ बच्चों ए बी कितना आएगा? तो ए बी आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर का। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं फटाफट से। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, रुको यहाँ पर ये आगे हम इधर, और अभी तक हमने क्या क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। देखो इसको पहले मैं अभी मिटा देती हूँ और मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। बस अब थोड़ा सा और इंतजार कर लो, आंसर मिलने वाला है। ये क्वेश्चन मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ना वो थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए टाइम लग रहा है। देखो अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने रुको इसको पहले ठीक हो जाए। बीओ कितना है भाई 2 सेंटीमीटर। अभी हमने ए भी निकाला, वो है दोस्तों 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इस ट्रायंगल में हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री का, यानी कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें ये ए ओ मिल जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, और देखो मैंने ना यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गई थी शायद से, मैं क्या लिखना भूल गई थी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या, AC और OD विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाँ ये देखो मैंने यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना वो नहीं लिखा था बच्चों। क्या नहीं लिखा था? देखो जैसे AC और OD जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, क्यों ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? क्योंकि ये है अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे इसका रीजन लिखना चाहिए था, एक्चुअली में मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अपोजिट sides of a rectangle are congruent of a rectangle are congruent। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, ज्योमेट्री में यही तो है कि आपको हर एक का जो रीजन है ना वो प्रॉपरली लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके जी। तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे, आ जाइए। अभी हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? AOB।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रायंगल AOB में हमने क्या देखा कि जो एंगल O है ना दोस्तों ये है 90 डिग्री का। हमें कैसे मालूम पड़ा कि एंगल O है 90 डिग्री का? तो यहाँ पे आप लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने यही तो लिखा था कि AO इज परपेंडिकुलर टू BO। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, यानी बाय कंस्ट्रक्शन, या फिर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन लिख दो, बाय लिख दो या फिर फ्रॉम लिख दो, भाई आपकी मर्जी क्या लिखना है, या फिर बस कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो भी चलेगा। लो हमने बस कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो अब देखो ये है 90 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट में जो साइड है यानी कि AB, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज हमारे पास है उन्हें हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो बच्चों AB कितना है, AB कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AO हमें नहीं मालूम तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। बाकी जो BO है ये हमें मालूम है, ये है कितना 2 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखा हमने AO का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4, ठीक है। अब हमने कहा 4 तो इधर आ जा, तो जब 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस 4 विच इज इक्वल टू AO का स्क्वायर। अब आगे का देखो, आपको बता रही हूँ, देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हम माइनस करेंगे तो AO स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 96 के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आप लिखना, क्यों, क्योंकि हमें वो स्क्वायर हटाना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, ये जो AO स्क्वायर है भाई ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा, और ये जो 96 है ये भी रूट के अंदर आएगा, ठीक है भाई, रूट के नहीं रूट के अंदर आएगा, बराबर। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये बात हो जाएगी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि इधर आएगा AO और 96। अब स्क्वायर रूट ऑफ 96 क्या होता है ये तो हमें डायरेक्टली मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 8 16, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर ये 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये सारे हमें फैक्टर्स मिले हैं। फैक्टर्स को मैं जरा यहाँ पे लिखती हूँ, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना, नहीं 2 5 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है 4, और ये हो गया 5, और 3 कितनी बार है भाई, एक ही बार है, तो लो मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके फैक्टर्स लिख दिया। अब जिसकी जोड़ी बनेगी ना उसको आप सीधा सीधा बाहर निकाल लेना, ठीक है, जिसकी जोड़ी बनेगी उसको बाहर निकालोगे। तो किसकी जोड़ी बन रही है, देखो 2 की जोड़ी बनी, ये 2 की जोड़ी बनी है ना, तो ये 2 बाहर निकल करके 1 हो गया, फिर ये 2 बाहर निकल करके 1 हो गया, और जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी वो अंदर ही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल सही। अब 2 3 सा क्या होता है भाई, 6 होता है, ऐसे होगा ना। फिर 2 2 सा यहाँ पर कितना आएगा 4, यानी कि 4 रूट 6 ये हो जाएगा हमारा AO का लेंथ। तो AO विच इज इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे दोस्तों, सेंटीमीटर करके लिख दोगे। समझ में आया कि नहीं, हाँ जी हाँ समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे AO निकाल लिया, लो भाई निकाल लिया, ठीक है। लेकिन सुनो, हमें AO नहीं, हमें तो CD चाहिए था। अभी तो हमें AO मिला है, AO मिला तो CD भी तो मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होगा, AO विच इज इक्वल टू CD होगा। तो अब बस लास्ट में आपको आंसर बस लिख देना है, मिल गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही करना था। देखो तुम थोड़ा ऊपर चलो, हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ AO जो है वो किसके इक्वल होगा बच्चे, CD के इक्वल हो जाएगा। एंड द रीजन इज, बोलो रीजन क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जी हाँ बिल्कुल सही, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, अगर AO है 4 रूट 6 सेंटीमीटर, तो बोलना जरा CD कितना हो जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ CD विच इज इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। तो ये है बच्चे लोग आप लोगों का फाइनली आंसर। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। देखो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 कितना मतलब थोड़ा सा लेंदी था। तो देखो मैंने आपको वैसे तो स्टार्टिंग में सारी बातें एक्सप्लेन कर ही दी थी, है ना, क्या क्या हमें करना था। तो पहले आप ये लिखोगे, फिर उसके बाद ये लिखोगे, ये दूसरा पेज और ये हो गया तीसरा पेज, यानी 3 पेज में ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बात बताती हूँ, देखो अभी ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट्स का यूज किया ना, तो आपको फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन मेरा यकीन करो, अगर आप ये जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ये एक्सप्लेन किया था ना, अगर आपने इस फिगर को समझ लिया
ठीक है। तो फिर आप जो आंसर है ना, सॉल्यूशन, वो आप खुद से सोच सोच करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन को 2 से 3 बार सुनो और पक्का समझ में तो आएगा ही, ये बात तो एकदम सच है। ठीक है, चलो, तो ये सब कुछ मैंने कर लिया है और यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, वैसे प्रॉपरली लिख लेना सब लोग अच्छे से। ठीक है, और मैं आपको क्या बताऊं, बस इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास। प्रैक्टिस एट 3.2 में टोटल 5 क्वेश्चंस थे, सारे के सारे मैंने आपको सॉल्व करवा के दे दिए हैं। तो बस अभी आपकी बारी है पढ़ने की, पढ़ो अच्छे से। और यहाँ पे 3.1 3.2 कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस एट 3.3 के क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले उसका बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस एट को हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।